हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे नॉर्मल रिएक्शन पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन नॉर्मल रिएक्शन। विल टेक अवे सिंपल क्वेश्चंस। पहले बिल्कुल बेसिक से आगे चला जाए। ठीक है, सो लेट्स टेक वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सपोज करो यू हैव ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। एक बॉडी ले लिया 10 kg का और उसके ऊपर जो है एक 5 kg का बॉडी प्लेस कर दिया। ये स्ट्रेट है, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, and this whole system is accelerating in downward direction with 2 meter per second square। हम लोगों ने एक बॉडी लिया 10 kg का, उसके ऊपर 5 kg का बॉडी रख दिया। अब पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे ये दोनों बॉडी रखा हुआ है, जिसपे 10 kg बॉडी को प्लेस किए हैं, पूरा प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। मतलब समझो कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट के सरफेस पे हमने 10 kg बॉडी रख दिया और उसके ऊपर हमने 5 kg बॉडी प्लेस कर दिया। अब पूरा का पूरा लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। पूरा का पूरा लिफ्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको निकालना है व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन हियर एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन हियर। यहां कितना नॉर्मल रिएक्शन और यहां कितना नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है ये आपको निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन एट दीज टू इंटरफेस, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस इंटरफेस। इंटरफेस मतलब बाउंड्री ऑफ टू बॉडीज। सरफेस ऑफ 10 kg का जो इंटरफेस है वहां नॉर्मल रिएक्शन निकालिए और 5 kg 10 kg का जो इंटरफेस है वहां पे आप नॉर्मल रिएक्शन निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये कभी भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम जो करते हैं, सबसे वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच यू डू इज यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जो बॉडी सिस्टम में है उन सभी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? व्हाट डू यू डू इन फ्री बॉडी डायग्राम? इन फ्री बॉडी डायग्राम यू आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। आप फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं? आप बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं by showing all the interaction which the body has with surrounding in terms of फोर्सेस। आप बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं। हाउ? बाय शोइंग ऑल द इंटरेक्शन इट हैज विद द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। जैसे यहां 5 kg और 10 kg है, ये 10 kg हो गया और ये 5 kg हो गया। इसको हम लोग सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिए। हाउ? By showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces। अब देखिए अगर 5 kg की बात करें तो 5 kg सराउंडिंग में किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? With whom this 5 kg interacting? पहली बात तो दोनों ही बॉडीज अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है। दोनों ही बॉडी, चूंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग सारा सवाल हम लोग अर्थ पे रख के कर रहे हैं,
तो दोनों देखिए, इंटरैक्शन फिजिक्स में दो तरीके से हो सकता है। इंटरैक्शन कैन टेक प्लेस थ्रू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इंटरैक्शन हुआ कि दो बॉडी इंटरैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट में हो, और एक इंटरैक्शन थ्रू फील्ड फोर्स भी हो सकता है। तो जैसे मान लो अर्थ है यहाँ पे, दिस इज अर्थ and the body is here, body of mass m. Body of mass m is not on the surface but in the atmosphere, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का अर्थ से इंटरेक्शन होने के लिए बॉडी को सरफेस पर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पेन है, ऐसे गिर रहा है, ये अर्थ के सरफेस पे नहीं है, बट फिर भी अर्थ से वो इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ से इंटरेक्ट करने के लिए अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां इंटरेक्शन जो है फील्ड फोर्स के थ्रू है। दो तरह का देखिए फोर्स फिजिक्स में आपको मिलेगा, एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, ये तब लगता है जब बॉडी कांटेक्ट में होता है किसी दूसरे बॉडी के, और एक होता है फील्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। तो मैकेनिक्स में द ओनली फील्ड फोर्स विच यू हैव इज ग्रेविटेशन, ठीक है। बाकी आगे पढ़ेंगे आप ईएमटी में कूलम्बिक फोर्स, वो भी फील्ड फोर्स है। तो दो बॉडी को इंटरैक्ट करने के लिए, अगर कोई दो बॉडी है, मास m1 मास m2, मान लो ये अर्थ ले लिया, ठीक है, ये मून है। सो फॉर देम टू इंटरैक्ट यू नीड नॉट बी, अर्थ एंड मून नीड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट। अर्थ और मून दूर दूर रह के भी आपस में इंटरैक्शन कर सकते हैं। ये इंटरैक्शन कौन सा इंटरैक्शन है? ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है। तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन इज काइंड ऑफ फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज काइंड ऑफ फील्ड फोर्स। तो इंटरैक्शन दो तरीके से हो सकता है, बाय रिमेनिंग इन कांटेक्ट, और इवन दे कैन इंटरैक्ट बाय नॉट रिमेनिंग इन कांटेक्ट, लाइक ग्रेविटेशन। अब कुछ इंटरैक्शन के लिए कांटेक्ट में होने की जरूरत है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब एक दो बॉडी एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करने के लिए उनका कांटेक्ट में होना जरूरी है। मतलब इसको ऐसे मत लीजिए कि कांटेक्ट में है तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी कांटेक्ट में। जैसे मान लो ये केस हम ले लें, यहाँ पे ये 10 kg बॉडी है और यहाँ 5 kg बॉडी है। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, इवन देन दे आर इन कांटेक्ट, इवन देन दे आर इन कांटेक्ट, तब भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोशन एक दूसरे को कंस्ट्रेन नहीं कर रहा है। 10 kg 5 kg एक दूसरे का मोशन को कंस्ट्रेन नहीं कर रहा है, अनलेस कि हम लोग बाहर से कोई फोर्स लगा दें। आएगा ये केस, है ना। तो मेरा कहने का मतलब नट सेल कि इंटरैक्शन दो तरीके से होता है नेचर में। एक, दो बॉडी इंटरैक्ट कर सकते हैं व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में होना जरूरी है, इंटरेक्शन के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी है, ठीक है। वो उसका एग्जांपल क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। मतलब कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो मतलब कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और दूसरा इंटरेक्शन हो सकता है थ्रू फील्ड फोर्स, बाय रिमेनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे मे नॉट बी इन कांटेक्ट बट स्टिल दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एंड द एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। तो यहां पे देखिए अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में फिर भी एक mg फोर्स लगता है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि लेट्स कम टू द पॉइंट कि whenever you are asked such a kind of question, the first thing you do is you draw free body diagram. पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं? We isolate the body from surrounding by showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces. अब ये दो बॉडी यहाँ पे है, 10 kg 5 kg। अब दोनों ही अर्थ से इंटरैक्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि सवाल हम लोग अर्थ पे कर रहे हैं। So we saw that interaction in terms of force. ये 10g 5g क्या है? This is the force which describe the interaction of these body with the earth. ये फोर्स है जो इन बॉडीज का अर्थ के साथ इंटरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसको आइसोलेट कर दिया तो जितना भी इंटरेक्शन ये सराउंडिंग से कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग इस पे एक फोर्स लगाएंगे। सो
both are interacting with the earth, ठीक है, so that interaction is shown in terms of these forces, weight, जो अर्थ का साथ इंटरेक्शन उसको वेट के टर्म्स में हम लोग यहाँ दिखा दिया। और 5 kg किससे इंटरेक्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया इंटरेक्शन दो ही तरीके से होता है, फील्ड फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स तो मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन है, तो और जो इंटरेक्शन होगा वो कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व कर रहा होगा। आप देख लो सिंपली कि 5 kg किसके किसके कॉन्टैक्ट में है, 5 kg किसके कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कोर्स, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता है, समझ रहे ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में फील्ड फोर्स हो गया एक तरह से, तो डायरेक्टली किसके कॉन्टैक्ट में, 10 kg के कॉन्टैक्ट में, 10 kg के कॉन्टैक्ट में है। अच्छा एक चीज और समझिए, दोनों ही बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। तो 5 kg का एक तो अर्थ के साथ इंटरेक्शन हो गया, दूसरा ये 10 kg के कांटेक्ट में है। तो सिर्फ कांटेक्ट में रहने से नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या 5 kg का मोशन कंस्ट्रेंड भी है। देखिए 5 kg बॉडी 10 kg के कांटेक्ट में है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेस से नीचे जा रहा है। अगर ये बॉडी फ्री होता, then under the action of 5g it should have moved with g acceleration in downward direction। अगर ये बॉडी फ्री होता तो 5g के प्रेजेंस में ये g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होता, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे जा रहा है, यानी इसका मोशन कंस्ट्रेंट है। कौन कंस्ट्रेंट कर रहा है, 10 kg कर रहा है। और कैसे कंस्ट्रेंट कर रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन in direction opposite to the direction in which motion is constrained। इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, यानी एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये कौन लगा रहा है, ये 10 kg लगा रहा है। 10 kg ही तो उसको कंस्ट्रेंट कर रखा है। जैसे मान लो ये पेन हम ऐसे हाथ में रखते हैं ऐसे, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये पेन का मोशन कंस्ट्रेंट है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे अर्थ फोर्स लगा रहा है लेकिन तब भी ये मूव नहीं कर रहा है, यानी इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है। कौन कंस्ट्रेंट कर रहा है, हमारा हाथ कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, पेन पे एक फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, पेन पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वो नॉर्मल रिएक्शन है, और वो फोर्स लगा के हम पेन का मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ 10 kg जो है 5 kg पे एक N1 फोर्स लगा रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ आप जानते ही हैं, अगर 10 kg 5 kg पे N1 फोर्स लगा रहा है तो 5 kg भी 10 kg को नहीं छोड़ेगा, वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अगर इसको एक्शन बोलते हैं तो ये रिएक्शन कहलाएगा। 10 kg exert N1 force on 5 kg, so 5 kg is not going to leave 10 kg, वो छोड़ेगा नहीं, वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक। तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। 5 kg अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो 5g शो कर दिया हमने, 5 kg 10 kg के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो N1 शो कर दिया हमने। तो इसका दो इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग के साथ, एक अर्थ के साथ, तो उसके लिए हमने 5g शो कर दिया, और एक 10 kg के साथ उसके लिए हमने N1 शो कर दिया, ठीक। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg इज कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू 10 kg। 10 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ से कर रहा है, 10g शो कर दिया। 5 kg से कर रहा है, N1 दिखा दिया हमने यहाँ पर। और किससे कर रहा है, सरफेस से कर रहा है, इस सरफेस से। सरफेस क्या कर रहा है, इसका मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है। अगर ये बॉडी फ्री होता तो 10g और N1 दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहा था। अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस इट शुड हैव मूव्ड विद ह्यूज एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये काफी तेजी से नीचे जाता ना, बहुत हाई एक्सेलरेशन से नीचे जाता। देखिए कितना एक्सेलरेशन जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी इसका मोशन कंस्ट्रेंट है। किस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, यानी एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है। तो ये भी अगर सरफेस की बात करें तो surface is applying normal reaction N2 on 10 kg, so 10 kg is also not going to leave this surface। ये surface पे एक N2 reaction force लगाएगा,
लेकिन सरफेस के बारे में हम लोगों को कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई मान लो यहाँ वेइंग मशीन रख देते ना, वेइंग मशीन, अगर वेइंग मशीन होता और आपसे अगर हम पूछते कि वेइंग मशीन कितना रीड कर रहा है वेट, तो वेइंग मशीन क्या रीड करेगा, वेइंग मशीन वुड बी रीडिंग दिस N2 फोर्स। वेइंग मशीन देखिए वेट में फोर्स मेजरर होता है, फोर्स मेजर करता है, जो भी फोर्स लगाएंगे वो मेजर करेगा वो। तो वेइंग मशीन कितना फोर्स लग रहा होगा, N2 फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इसी सवाल में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वेइंग मशीन, देन दैट मींस दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, ठीक है। तो 10 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया हम लोग का। 10 kg का इंटरेक्शन अर्थ के साथ है, 10G दिखा दिया यहाँ पे, 5 kg के साथ है, यहाँ N1 दिखा दिया, सरफेस के साथ है तो N2 दिखा दिया, सरफेस अप्लाई N2 फोर्स ऑन 10 kg। जिस डायरेक्शन मोशन कंसिडर उसके उल्टे डायरेक्शन में N2 फोर्स लगा के ये सरफेस 10 kg का मोशन को कंस्ट्रेन करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी आपको? तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। वंस यू फ्री बॉडी डायग्राम, नाउ हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को N1 और N2 निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड N1 एंड N2, ठीक है। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लेंगे। एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 5G माइनस N1, एंड दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब नेट एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यू हैव टू फाइंड नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां देखिए व्हाट इज द नेट फोर्स इन, यहां भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। So let's find net force in downward direction. Net force in downward direction is total force in downward direction minus total force in upward direction. तो downward direction में दो फोर्स है, N1 और 10G, इनको ऐड कर देंगे, that is total force in downward direction minus total force in upward direction equal to mass into acceleration. निकाल लेंगे आप, N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50, 10, 40 हो जाएगा। यहाँ 40 पुट कर लेंगे, 140 हो गया, और 20 घटा देंगे, 120 हो जाएगा। तो N1 का वैल्यू जो है आपका 40 हो जाएगा, वही कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, और ये ऐसे ठीक ही लग रहा है 120 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? So if there is a weighing machine is going to measure this 120 न्यूटन, केजी के टर्म से बोलेंगे तो 12 kg वो मेजर कर रहा होगा, बस में। ओके, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें सवाल को, सपोज वी प्लेस 3 kg over here, 3 kg हम लोग प्लेस कर दिया, और हम अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट दीज 3 इंटरफेस, यहाँ 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 पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बताइए। सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब आपका 3 बॉडी हो गया, तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। आपका एक और बॉडी आ गया, तीसरा बॉडी यही ड्रा कर लेते हैं, छोटा है, 3 kg, ठीक है। तो 3 kg भी अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और 3 kg किससे इंटरैक्ट कर रहा है, 5 kg के साथ। ये भी देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। अब देखना है कि ये 5 kg के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या 5 kg 3 kg का मोशन कंस्टेंट कर रहा है? यस। हाउ? क्योंकि अगर ये फ्री होता तो द अंडर द एक्शन ऑफ दिस 3G it should have moved in downward direction with 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग, हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, यानी इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट है। हाउ? बाय अपॉन कंस्टेंट करा 5 kg मास कंस्टेंट करा, हाउ? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं, 5 kg 3 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मोशन कंस्टेंट है उसके उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, 3G दिखा दिया हमने, और किससे इंटरैक्ट कर रहा है,
5 kg के साथ कर रहा है, वो दिखा दिया हमने, ठीक है। अच्छा 3 kg का कंप्लीट हो गया। अब 5 kg पे आइए। 5 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अर्थ से कर रहा है, दिखा दिया हमने। 10 kg के साथ कर रहा है, N1 दिखा दिया। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? 3 kg के साथ कर रहा है। 3 kg के कांटेक्ट में भी है यहाँ पे वो, ये ठीक है। तो 5 kg जो है 3 kg पे N3 फोर्स लगाया, ठीक है। तो अंडर द एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, if 5 kg exert N3 force on 3 kg, then 3 kg will also not leave 5 kg. अगर 5 kg 3 kg पे N3 फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, then 3 kg will apply a reaction force which will be equal and opposite. जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम में एक्शन कहीं ड्रा कीजिए तो रिएक्शन भी उसी समय ड्रा कर दीजिए। ऑफ कोर्स एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर लगता है, इसलिए कभी वो कैंसलेशन इफेक्ट नहीं होता उसका। तो 5 kg N3 3 kg पे N3 फोर्स लगा रहा है, तो ऑफ कोर्स 3 kg भी इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो N3 और ये दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएगा। और कोई नहीं, बस फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन बदल जाएगा आपका। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ भी देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? 3g minus N3. Total force in downward direction minus total force in upward direction equals to mass into acceleration. यहाँ देखिए, यहाँ भी acceleration downward direction में। What is net force in downward direction? Total force in downward direction minus total force in upward direction equals to mass into acceleration in downward direction. यहाँ देखिए, what is net force in downward direction? 10g plus N1 minus N2 equals to mass into acceleration. Alright, समझ में आ रहा है चीज? सॉल्व कर लेंगे, N1 N2 N3 निकल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो N1 N2 N3 निकल जाएगा, ठीक है। एक और सवाल करेंगे। देखिए, अभी हम लोग पिछले साल में क्या किए, 10 kg था, उसके ऊपर 5 kg था, उसके ऊपर 3 kg था। अब एक काम करते हैं, अभी एक के ऊपर एक रखे हुए थे हम लोग, अब उसको उठा के ना एक के बाद एक रख देते हैं। जैसे दिस इज 10 kg, दिस इज 5 kg, and this is 3 kg। आपको अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन हियर, क्या बोलेगा? There won't be any normal reaction. Why? Because they are not constrained the motion of each other. अभी तो सब रेस्ट पे ही रहेगा ना, ऐसे रख दोगे तो कहाँ जाएगा? कोई मोशन ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे, we have 10 kg, we have 5 kg, का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? देखो ऐसे बनेगा। सारे ही लोग अर्थ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सरफेस सबका मोशन को कंस्ट्रेन भी कर रहा है बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लेकिन अगर इस इंटरफेस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट दिस इंटरफेस, देयर वोंट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो कोई मोशन का टेंडेंसी नहीं, कोई मोशन है नहीं, तो कंस्ट्रेंट का मतलब ही नहीं आता। कंस्ट्रेंट का मतलब तब आएगा ना जब कोई फोर्स लग रहा होगा और फिर उसका मोशन को कंस्ट्रेंट कोई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है और हमने उसका मोशन को कंस्ट्रेंट कर रखा है, ठीक है। अगर ये मान लो कि हम स्पेस में हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, हम लोग मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो,
जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई वेटलेसनेस का स्थिति है, उस केस में अगर हम ऐसे पेन को रख भी दें तब भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। मतलब पेन कांटेक्ट में रहेगा, अगर मान लो मैं स्पेसशिप में हो तो डिस्पाइट कि आई पुट दिस पेन ओवर हियर, स्टिल देयर वोंट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तब आएगा जब इस पे एक वेट फोर्स लग रहा हो और फिर उसको हम नीचे जाने से रोक रहे हो। अगर वेटलेस रीजन में रहेंगे या स्पेस में रहेंगे या ग्रेविटी फ्री स्पेस में रहेंगे तो इसके अंदर कोई नीचे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सो नीचे कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो उसको फिर कंस्ट्रेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंस्ट्रेन तब क्या है ना, कोई किसी को खींच रहा हो उसको हम रोक के बैठे हुए हैं, कंस्ट्रेन कर रखे हैं। तो कोई भाग रहा है उसको पकड़ लिए, उसका मोशन को कंस्ट्रेन कर दिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेन होने के लिए एकाग्र फोर्स का लगना जरूरी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेन द मोशन। मोशन को कंस्ट्रेन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सो 10 kg, 5 kg, 3 kg, they are not constrained the motion of each other. ठीक है. So in that case, normal reaction over here will be 0. But the scenario will drastically change if I apply a force. अगर हम मान लो कोई फोर्स लगा दें, say 90 न्यूटन, ठीक है। अब 90 न्यूटन के प्रेजेंस में इन सब में मोशन आएगा, and then there can be a motion, there can be case of normal reaction. मान लो इधर से 90 न्यूटन लगा दिया, इधर से 18 न्यूटन लगा दिया, and I ask you what is the normal reaction over here. अब आपसे पूछते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों इंटरफेस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का केस बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम, पहले जो फोर्स दिख रहा है उसको फ्री बॉडी डायग्राम में अप्लाई कर दीजिए। 90 न्यूटन 10 kg पे लग रहा है और इधर से 18 न्यूटन लग रहा है, ठीक। अब देखो, we are applying force of 90 Newton 10 kg in towards right. towards right हम लोग 90 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब 10 kg के आगे एक 5 kg का बॉडी आ गया, इधर से फोर्स लगा रहे हैं। अब 10 kg के आगे एक 5 kg का बॉडी आ गया, तो 5 kg का बॉडी क्या करेगा, उसका मोशन को थोड़ा कंस्ट्रेन करेगा, ठीक है। इधर से हम लोग पुश कर रहे हैं और सामने एक बॉडी रख दिया हमने 5 kg, तो 5 kg क्या करेगा, इसका मोशन को थोड़ा कंस्ट्रेन करेगा। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यूज कर लिए R1, समझ में आ रहा है आपको। वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 90 न्यूटन ऑन 10 kg, ठीक है। 10 kg पे 90 न्यूटन फोर्स लगाया हमने, ठीक है। और उसके आगे हमने 5 kg बॉडी रख दिया, उसके आगे हमने 5 kg बॉडी रख दिया। तो 5 kg बॉडी जो है 10 kg बॉडी का मोशन को कंस्ट्रेन कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये आपको यहां से भी समझ में आ सकता है। अगर इसको पूरे को हम एक सिस्टम ले लें तो व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन। पूरा का एक सिस्टम ले लें तो पूरा सिस्टम का मास क्या हो गया, 10 + 5 + 3 18। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 90 - 18 इक्वल्स टू 72। और मास कितना है, 18 kg, 4 मीटर/s, यानी ये सारा का सारा सिस्टम जो है 4 मीटर/s से आगे जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रेंट कैसे है, अगर ये फ्री रहता देन अंडर द एक्शन ऑफ 90 न्यूटन ये 9 मीटर/s से आगे जा रहा होता। देखिए अभी कितना एक्सेलरेशन जा रहा है, 4 मीटर/s का, यानी इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट है। अगर ये फ्री होता तो 90 न्यूटन के प्रेजेंस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 90/10 9 मीटर/s से आगे जा रहा होता, लेकिन ये कितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, सिर्फ 4 मीटर/s, यानी इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट है। कौन कंस्टेंट कर रहा है, 5 kg बॉडी। हाउ, बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन। अब R1 किसने लगाया, 5 kg लगाया, तो 10 kg भी इसको नहीं छोड़ेगा, ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। सो 5 kg अप्लाई R1 फोर्स ऑन 10 kg एंड 10 kg विल अप्लाई a reaction force R1 on 5 kg। अब यहां आ गया R1 फोर्स यहां लग रहा है 5 kg पे,
और उसके आगे 3 kg मास रख दिया हमने। तो जैसे यहाँ पे 5 kg इसका मोशन, जैसे यहाँ पे 5 kg जो है 10 kg का मोशन कंस्ट्रेंट कर रहा था, वैसे ही 3 kg 5 kg का मोशन कंस्ट्रेंट करेगा। कैसे? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन R2। तो R2 कौन लगा रहा है? 5 kg लगा रहा है, तो 5 kg भी इस पे R2 फोर्स लगाएगा। आपको सवाल में R1 R2 ही पूछा है, ठीक है। ओके, यहां तो हमने निकाल लिया 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन। अगर नहीं निकाल रहे होते तो अज्यूम करते कि चलो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसको करिए, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमको R1 R2 निकालना है। लेट्स अप्लाई। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। 10 kg जो है सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा था, 10G दिखा दिया यहाँ पे, सॉरी N1 दिखा दिया। अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा था तो ये सब वेट दिखा दिया हमने। 10 kg और किससे इंटरेक्ट कर रहा था? एक्सटर्नल एजेंसी से, जो 90 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, यहाँ दिखा दिया। 10 kg और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? 5 kg मास से, उसके बदले हमने R1 दिखा दिया। 5 kg देखिए सरफेस और अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है, 10 kg से कर रहा है, यहाँ R1 दिखा दिया। 3 kg से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ R2 दिखा दिया। जो इंटरेक्शन है उसके टर्म्स में फोर्स दिखा देते हैं। 3 kg का इंटरेक्शन भी देखिए किससे किससे है? सरफेस से है, N3 दिखा दिया। अर्थ से है, 3G दिखा दिया हमने। और किससे? 5 kg के साथ है, R2 यहाँ शो कर दिया। और एक एक्सटर्नल एजेंसी से भी कर रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कोई आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है जी, उससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो 18 दिखा दिया हमने, ठीक है। अब R1 R2 निकालना, न्यूटन सेकंड लॉ लगा लिया जाए। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हालांकि ये इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, बट फिर भी लिख देते हैं। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस, एक्सेलरेशन इज 0, so right hand side will be 0. Horizontal direction, what is net force towards right? Total force towards right minus total force towards left, and this is equal to mass into acceleration towards right, ठीक है। Net force towards right is 90 minus R1 equals to mass into acceleration. Acceleration हम निकाल लिए हैं ऐसे। यहाँ पे net force towards right is R1 minus R2 equals to 5A, and here is R2 minus 18 equals to 3A। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, या फिर इसको क्लब करके एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और एक का वैल्यू पुट कर लीजिए। R1 R2 भी निकल जाएगा आपका इक्वेशन से, ठीक है। R1 R2 भी निकल जाएगा, ठीक। सो दिस आर सम बेसिक क्वेश्चन ऑन नॉर्मल रिएक्शन। आगे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो यहीं पे रोक देते हैं वीडियो, ठीक है। थैंक यू।